हेलो दोस्तों, अगर आप भी YouTube में ढूंढ रहे थे कोई ऐसा कोर्स जो कि आपके लिए बना हो ल्यूसेंट का, ठीक है, ल्यूसेंट हिस्ट्री का कोर्स जो कि लाइन टू लाइन आपको जिसमें पढ़ाया जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो और बिल्कुल सही चैनल पे मौजूद हैं दोस्तों। आज हमने इस चैनल पे यानी कि जीके स्टडी जोन जो हमारा चैनल है उस पे ल्यूसेंट की, ठीक है, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट किताब है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो जो ल्यूसेंट बुक है उसका इंडियन हिस्ट्री, उसमें भी बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री जो है यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है और लाइन टू लाइन बुक को लेके हम पढ़ने वाले हैं इसको। तो लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास बुक है ल्यूसेंट की तो आप उसको अपने पास रखिए। जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, हर एक फैक्ट आपके सामने रखूंगा और उस फैक्ट को आप अंडरलाइन करते जाइए और उसको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स हमने इसमें देखने हैं। तो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल सोर्सेस, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो ये इंडियन हिस्ट्री है इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेसिकली पहले, ठीक है। इंट्रोडक्शन अभी इसी वीडियो में जो ये लेक्चर 1 बना रहा हूँ मैं, इसी वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, तो इंट्रोडक्शन तो आप देख के ही जाइएगा। उसके बाद हम चैप्टर 1 देखेंगे हिस्टोरिकल सोर्स, उसके बाद सेकेंड चैप्टर होगा प्री हिस्टोरिक पीरियड, फिर उसके बाद होगा हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर आ जाएगा वैदिक कल्चर, फिर हम देखेंगे महाजनपद पीरियड या महाजनपद जो बने थे उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंडिया में होने वाले रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मौर्य पीरियड, मौर्य साम्राज्य को समझेंगे, फिर पोस्ट मौर्यन यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद की स्थिति को समझेंगे और गुप्त पीरियड से पहले की स्थिति को समझेंगे यानी कि संगम वंश, संगम पीरियड, गुप्त पीरियड और गुप्ता पीरियड के बाद की चीज़ें देखेंगे और फाइनली हम वर्धन डायनेस्टी जो है वही करेंगे। तो जो लास्ट किंग जो होगा वो होगा हर्षवर्धन, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ, जो हर्षवर्धन है इसकी डेथ तक का जो समय है उसी को हम एंशियंट हिस्ट्री में रखते हैं, यानी कि ये 643 एडी के आसपास का जो समय है दोस्तों, इसको ही हम लेके चलते हैं किसमें, एंशियंट हिस्ट्री में। इसके बाद का जो समय है उसको हम मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके आगे का 647 एडी के आसपास से 647 से, ठीक है, 647 एडी के बाद का समय जो है वो मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और उसके बाद जो अंग्रेज आते हैं आपका 1757, तो 1757 के बाद का टिल डेट आज तक का पूरा हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो अभी हम जो है एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें 647 एडी तक का पूरा इसमें पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट की ओर, ठीक है। तुरंत हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये आ जाएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देख लो क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे काम की हैं। एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ऑलराइट। तो इंट्रोडक्शन में अब हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री तो जानना जरूरी है कि हिस्ट्री क्या होता है। तो जो हिस्ट्री शब्द है दोस्तों, हिस्ट्री शब्द जो ओरिजिनेट हुआ है वो हुआ है हिस्टोरिया वर्ड से, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। किससे ओरिजिनेट हुआ है, हिस्टोरिया शब्द से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। और इसकी मीनिंग क्या होती है दोस्तों, यहां पर आपको दिया हुआ है, इसकी मीनिंग होती है रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेट, रिसर्च करना या इन्वेस्टिगेट करना, इसको ही क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। बेसिकली अगर आप देखो हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, इतिहास यानी कि इति मीन्स ऐसा ही, ऐसा, हास मतलब हुआ था। तो क्या होगा दोस्तों, बेसिकली जो हिस्टोरियंस होंगे, कुछ ऐसे रिसर्चर्स होंगे जो रिसर्च करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस रिसर्च और इन्वेस्टिगेट के जो एविडेंसेस मिलेंगे उससे हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ ऐसा ही हुआ था। इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो एक बुक में लिख दिया गया है रिसर्च करके और हम उसको हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारे पास्ट में ऐसा हुआ था, इसी को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। तो बेसिकली अब ये हो गया हिस्ट्री के बारे में हमने देख लिया। अब पढ़ लेते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री है कौन, यानी कि पहली बार पास्ट के बारे में लिखना शुरू करा किसने। तो ये किया दोस्तों हेरोडोटस ने। किसने किया, हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द हिस्टोरीज। यहां पर आप देखते जाइए अपनी बुक में द हिस्टोरीज लिखा है, यहां पर द हिस्टोरीज बुक लिखी थी किसने, हेरोडोटस ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ हिस्ट्री पूछता है, ये एक क्वेश्चन आपका यहां पर से बन गया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, हेरोडोटस की बुक का नाम था द हिस्टोरीज। और जो
एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है एग्जाम में, जो द हिस्टोरीज बुक लिखी थी हेरोडोटस ने, वो किस संदर्भ में थी? तो वो थी दोस्तों ग्रीक और ईरान वॉर की, ठीक है, ग्रीक ईरानियन वॉर, इसके बारे में ये बुक थी द हिस्टोरीज, ठीक है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री अगर आता है तो आप हेरोडोटस में क्लिक करेंगे। लेकिन अब एक यहां पर प्रपंच ये है कि यदि आ जाता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, आ जाता है, क्या आ जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, अब मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का फादर किसको मानते हैं दोस्तों? यहां पर दिया गया है लियोपोल्ड वॉन रैंके, ठीक है, लियोपोल्ड वॉन रैंके। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री को रैंक किसने कराया? रैंकी ने करवाया। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है? लियोपोल्ड वॉन रैंकी, उसने रैंक करा दिया मॉडर्न हिस्ट्री को। हिस्ट्री की खोज किसने करी? हेरोडोटस ने, लेकिन रैंक किसने कराया? रैंकी ने। तो मॉडर्न हिस्ट्री रैंकी, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। पूछ सकता है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो इतने फैक्ट आप चाहें तो लिख लीजिए, फादर ऑफ हिस्ट्री और फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, और जो इसकी बुक थी हिस्टोरीज, उसमें ग्रीक ईरानियन वॉर के बारे में था, ठीक है। ये चीज नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये वाले पेज में इतना इंपॉर्टेंट मिला। उसके बाद दोस्तों एक आपने डायलॉग सुना होगा, बहुत ही फेमस डायलॉग, क्या फेमस कोट है हिस्ट्री से रिलेटेड, दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी कि जो इतिहास है वो स्वयं को दोहराता है, इतिहास फिर से वापस आता है। ये जो स्टेटमेंट था वो हीगल ने दिया था। हीगल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, हिस्टोरियन, फिलोसफर था। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस किसी ने पढ़ी हो मास्टर्स में खासकर, तो आपको हीगल के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर देखने को मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स थे, तो इन्होंने एक कोटेशन दिया था दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और इसके अलावा थोड़ा इस कोटेशन में ही एक चीज और जोड़ी गई थी, वो जोड़ी गई थी दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी, ठीक है, पहले तो एक ट्रेजेडी के रूप में हिस्ट्री रिपीट करती है खुद को, एंड लेटर एज फार्स, ठीक है। ये लाइन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी ल्यूसेंट में, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स या लेटर एज फार्स। तो मतलब कि यानी पहले तो एक दुखद स्थिति के रूप में इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन फिर आगे चल के वही एक इम्पैक्टफुल रोल प्ले करता है, यानी कि फास्ट की तरह प्ले करता है। जैसे कि मतलब कहने का अर्थ यह है कि पहले जैसे हम इतिहास में देखें तो इतिहास से हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसा कोई दुखद घटना हुई थी, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, उससे सीख सकते हैं आगे चल के। तो ये जो कोटेशन था दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ट्रेजेडी लेटर एज फास्ट, ये किसने दिया है दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने दिया है। तो याद करना, थोड़ा ही अंतर है मार्क्स और हीगल के स्टेटमेंट में। हीगल ने कहा था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसने क्या कहा? हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ ट्रेजेडी के रूप में, देन फास्ट के रूप में। तो ये पॉइंट आप याद रखना। और एक थर्ड पॉइंट जो है वो भी मैं बता देता हूं। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, एक E.H. कार करके एक हिस्टोरियन थे, उन्होंने क्या कहा था? E.H. कार, CARR, इन्होंने कहा था दैट हिस्ट्री इज अ डायलॉग, हिस्ट्री इज ए डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। ये पूछ सकता है कि कोटेशन दे देगा किसने ये कहा था करके। तो E.H. कार एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि एक हिस्ट्री एक कड़ी है, ठीक है, जो भूतकाल को वर्तमान से जोड़ती है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो डिसीजंस पास्ट में लिए हैं उससे हम बहुत कुछ सीख के प्रेजेंट में उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही कोई डिसीजन हमने पास्ट में लिया और वो फेलियर साबित हुआ तो हम अवॉइड करेंगे उसे प्रेजेंट में लेना, ठीक है। तो यही सारी चीजें, इसी के संदर्भ में इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। किसने कहा था? E.H. कार ने। तो ये 3 डायलॉग बॉक्स याद हो गए, इतना ही काम का है ये वाले पन्ने, ये वाले पेज से। फिर एक आ जाता है इसमें अ सिस्टम ऑफ डेटिंग, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ डेटिंग में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों BC और AD। आपने बहुत बार सुना होगा BC एंड AD, ठीक है। अब BC एंड AD के लिए सबसे पहले हम एक टाइमलाइन पकड़ेंगे। टाइमलाइन में एक स्टैंडर्ड मान लेंगे 0, उसके इधर को कर देंगे 1 2 3 और ऐसे 100 ईयर 200 ईयर, ये राइट साइड में कर दिया। लेफ्ट साइड में भी कर देंगे 1 2 3 100 200, ऐसे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कर दिया। तो जो दोस्तों यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड यानी कि 0 माना है, इसका मीन्स है जो ये वाला ईयर है जिसको हमने 0 एज्यूम
करके चला है, ये है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट का जो जन्म हुआ था उसको हमने क्या एक स्टैंडर्ड के रूप में माना है, उसको हमने जीरो माना है। और जो भी घटनाएं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। यानी कि जो भी चीजें क्राइस्ट के जन्म लेने से पहले हुई हैं उनको हमने बीसी में डाल दिया। और एनो डोमिनी, एडी मीन्स एनो डोमिनी, एनो डोमिनी में हमने क्या रखा, जो भी चीजें जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई है उसको हमने एनो डोमिनी कह दिया। ठीक है, और जीसस क्राइस्ट का बर्थ किस में माना, जीरो में माना। अब जीसस क्राइस्ट को 1 साल हुआ, दैट मीन्स 1 ईयर, 2 साल हुआ 2 ईयर। तो अभी देखो हमारा क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, तो स्पष्ट क्या है कि जीरो में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। तो अभी जीसस क्राइस्ट के बर्थ हुए कितने टाइम हो गए, 2023 साल हो गए। यानी कि जो जीसस क्राइस्ट थे वो 2023 साल पहले इस धरती में जन्म लिए थे। तो ये है, इस तरीके से ये विभाजन किया गया है। अब ये और अच्छी तरीके से समझ कैसे आ सकता है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है दैट गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 563 बीसी। हमारे बुद्धा को देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, कह रहा है ये 563 बीसी, यानी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी कि देखो जीरो में कब कौन पैदा हुआ है, क्राइस्ट पैदा हुए, तो इनसे 563 साल बीसी मीन्स पहले। तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 563 साल पहले बुद्ध ने इस धरती पर जन्म लिया था। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल यहां पर दिखता है आपको, जो आ जाएगा हजरत मोहम्मद, जो कि इस्लाम के फाउंडर हैं, उनका। ठीक है, मोहम्मद का देख लेते हैं, मोहम्मद का जन्म कब हुआ है, कह रहा है 570 एडी। अब सबसे पहले हमें क्या दिख गया, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब ये वाला फेज, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद। तो जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके 570 साल बाद मोहम्मद, यानी कि जो इस्लाम के फाउंडर हैं, उनका जन्म हुआ। तो आप देख सकते हैं जो बुद्ध थे या जो बौद्ध धर्म हमारे समाज में आया, वो आया जीसस क्राइस्ट के जन्म से 563 साल पहले आया। और वहीं इस्लाम धर्म जो है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 570 साल बाद आया है। तो आप देख सकते हैं जो सबसे नया धर्म है वो क्या है, इस्लाम धर्म है इसमें, एज कंपेयर टू बुद्धिज्म और जो क्रिश्चियन धर्म है। ठीक है, क्रिश्चियन धर्म तो ये पता चला है जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ क्रिश्चियन धर्म जन्म लेगा। और बौद्ध धर्म उससे भी 563 साल पुराना है, यानी क्रिश्चियन धर्म से भी 563 साल पुराना है। और हमारा जो हिंदुइज्म है, यानी जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है दोस्तों, वो अनंत का है, उसकी कोई डेट ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, वो अनंत काल से चला हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये देख लिया कि इस्लाम धर्म का हुआ है 563, अभी क्या चल रहा है 2023 चल रहा है। और जब 570 चल रहा होगा उस टाइम पे जो है इस्लाम धर्म क्या हुआ था, इस धरती पे उदित हुआ था। ठीक है, प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा ईरान वाले रीजन से, सऊदी अरेबिया वाले रीजन से जो है ये धर्म चला था। मक्का मदीना जो बना हुआ है ये पूरा का पूरा इस्लाम धर्म को लेके है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे हमारा जो काम की चीजें हैं दोस्तों वो थोड़ा टाइम ग्लॉसरी को लेके है। आई होप ये बीसी एडी का समझ में आ गया होगा आपको। अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं टाइम ग्लॉसरी का। ठीक है, तो हम देखते हैं टाइम ग्लॉसरी, यानी टाइम को लेके चीजें देख लेते हैं। ठीक है, और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो हमारा वैदिक पीरियड है ना, वैदिक पीरियड क्या है, 1500 से लेके 600 बीसी, यानी कि जब ईसा मसीह पैदा हुए थे उससे भी 1500 साल पहले जो है हमारा वैदिक पीरियड जो है वो चला करता था। और ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी का है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो इंडिया में जो संस्कृति है हमारी या सिविलाइजेशन है वो कितने पुराने हैं। ठीक है, तो बीसी और एडी में आई होप अंतर समझ आ गया है। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, बाकी जो पुराने दिग्गज हैं उनको तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, उनको पहले से क्लियर होगा। फिर आ जाएगा टाइम ग्लॉसरी। टाइम ग्लॉसरी मीन्स जो हमारा समय अंतराल है उसको कैसे डिनोट करते हैं दोस्तों। अगर कोई 10 साल का पीरियड हो, ठीक है, 10 साल का पीरियड हो तो हम कहते हैं कि डिकेड। ठीक है, 1 डिकेड मीन्स पीरियड ऑफ 10 ईयर। ठीक है, जैसे हम 2010 से 2020 कवर हो गया, तो ये क्या था 2010 से 2020 हो गया,
तो ये 10 साल का जो टेन्योर इसका गैप आया इसमें 10 ईयर, तो ये एक डिकेड बीत गई, ठीक है। 2010 से 2020 आने में एक डिकेड कंप्लीट हो गया। फिर ऐसे ही फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों देख लेते हैं। फर्स्ट हाफ देखो, अगर हम देखें 1900 से हमारा 2000, ठीक है। 1900 से 1900 अगर आपको पता हो 1900 में क्या होगा, हमारा देश में पूरी क्रांति चल रही थी, नेशनल मूवमेंट चल रहे थे। तो अगर आप देखेंगे 1947 में देश आज़ाद हुआ है, तो 1900 1947 या आप मान के चलो 1950 तक, इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले पीरियड को एक सेकंड दोस्तों, ये नया सॉफ्टवेयर है, मुझे थोड़ा चलाने में ये दिक्कत हो रही है, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है थोड़ा। ओफ, ठीक है दोस्तों, तो जो ये टाइम पीरियड है, ऑलराइट, तो देखो जो ये टाइम पीरियड है दोस्तों, कब से 1900 से 2000 तक का, इसमें हमारा 1900 से 1950 तक का जो टाइम पीरियड है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं फर्स्ट हाफ, ठीक है। तो अगर हमारा देखें फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, तो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी यानी कि 1900 से 1950, इसमें हमारा नेशनल मूवमेंट देखने को मिले, देश को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंस मिली। और अगर हम देखें 1951 से 2000 तक का जो पीरियड था, उसमें क्या था, सबसे पहले तो हमारे पास फ्री देश थे, उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज आई, हमारे 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है, 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस हुए। वहीं हम बात करते हैं 1972 में वॉर विथ चाइना, तो 1962 में 1972 में हमारे चाइना से वॉर हुई। तो ये सब क्या हुए, सेकंड हाफ में हुए, ठीक है। तो आई होप सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ समझ में आ गया होगा। सेंचुरी मीन्स होता है 100 साल के टेन्योर को क्या कहते हैं, सेंचुरी कहते हैं, ये तो सबको आता होगा। और ऐसे ही मिलेनियम, ये एक नया टर्म है, मिलेनियम क्या होता है, 1000 ईयर का जो अंतराल होता है उसको मिलेनियम कहते हैं, ठीक है। और फिर आ जाएगा CIRCA, क्रिक, और CA या C करके हम डिनोट करते हैं। ये तब हम डिनोट करते हैं दोस्तों जब हमें ऐसा ईयर लिखना होता है या एक ऐसी डेट लिखनी होती है जो हम अनुमानित तौर पे लिखते हैं, जो हमें एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो कब से कब तक की थी, 1500 से लेकर के 600 BC तक की थी। तो क्या हम एग्जैक्ट डेट बता पा रहे हैं कि इतने से इतने, नहीं बता पा रहे हैं। एक अनुमानित है कि 1500 BC से लेके 600 BC की होगी, यानी कि 1500 से 600 ईसा पूर्व की होगी। एक एग्जैक्ट डेट तो इसमें नहीं बता पा रहे हैं, एक अनुमानित वर्ष लगा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, C या CA का प्रयोग करते हैं आगे से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो C करके लिखा हुआ है, फिर 1500 BC और 600 BC लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्ष है 1500 से 600 ये अनुमानित है, इसलिए हमने क्रिक, CIRCA क्रिक का प्रयोग किया हुआ है। तो जब भी हम BC की डेट लगाते हैं, बेसिकली हम लिखते नहीं हैं, वैसे एक आप कह सकते हैं एक स्टैंडर्ड वो है कि अगर हम BC की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट डेट हमें मालूम नहीं रहती है, तो हमें क्रिक लगाना चाहिए उसमें। बाकी अब एक कॉमन सा है कि नहीं लगाते हैं, BC लिखते हैं। बस एक याद रख लेना कि क्रिक कभी पूछ सकता है एग्जाम में कि क्रिक कब लगाते हैं। तो क्रिक का यूज तब होता है जब एग्जैक्ट डेट पता नहीं होती है और अनुमानित तौर पे कोई तारीख हम लिखते हैं, तो उसमें हम क्रिक का प्रयोग करते हैं। तो ये था इस वाले पेज में जो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में हम दोस्तों अब देखने वाले हैं कुछ कैलेंडर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हम अभी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम देख लेंगे कि हम जो ईयर आते हैं, हमारी जो डेट्स आती हैं, वो किस तरह से, किस रूप से हम अनुमान लगाते हैं। तो कैलेंडर का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो कैलेंडर का विकास कैसे हुआ दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश कैलेंडर की, यानी कि जो यूरोप, अमेरिका, इन देशों में जो कैलेंडर डेवलप हुए उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कैलेंडर डेवलप हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 46 BC। 46 BC यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 46 वर्ष पूर्व पहली बार जो है एक कैलेंडर निकला था, कैलेंडर सामने आया था, और वो कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहला कैलेंडर यही है, जूलियन कैलेंडर। और जूलियन कैलेंडर को किसने इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर एक रोम का क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था, और इसी के नाम पे आपका जो जुलाई का महीना है वो इसी के नाम पे रखा है, ठीक है। तो पहला कैलेंडर जूलियन कैलेंडर किसने निकाला था, जूलियस सीजर ने। तो फिर ये जूलियन कैलेंडर में ही थोड़ा एडिट करके या थोड़ा इसमें फेरबदल करके एक नया कैलेंडर आया, ठीक है, जिस प्रकार आज एडिट करते हैं। तो वैसे ही थोड़ा ये मॉडर्न हो गया
और एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम था क्रिश्चियन कैलेंडर। यहां पर लिखा हुआ है क्रिश्चियन कैलेंडर। ये आया 527 एडी में, ठीक है, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म के 527 वर्ष पूर्व, मतलब वर्ष बाद। तो आप कह सकते हैं 46 बीसी में आ रखा था, तो इससे 600 साल बाद, 600 ईयर बाद जो है क्रिश्चियन कैलेंडर इन्होंने बनाया। क्रिश्चियन कैलेंडर को दिया था मॉन्क डायोनिसियस एग्जिग्यूस ने। किसने दिया था? मॉन्क डायोनिसियस एग्जिगुस। इसके द्वारा क्या हुआ? क्रिश्चियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस कराया गया। फिर क्रिश्चियन कैलेंडर में भी थोड़ी बहुत एडिटिंग करी, उसको भी थोड़ा डेवलप किया गया और इसमें लग गए 1000 साल। यानी कि जब क्रिश्चियन कैलेंडर आया उसके 1000 साल बाद इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसको कि हम आज फॉलो करते हैं, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये मंथ हमारे दिए रहते हैं, वो सब ग्रिगोरियन कैलेंडर का पार्ट है। ग्रिगोरियन कैलेंडर को बनाया गया। और ग्रिगोरियन कैलेंडर को किसने इंट्रोड्यूस किया दोस्तों? रोमन पोप थे ग्रिगोरी 13। तो इसको किसने बनाया? ग्रिगोरी 13। तो जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की चीज है, जूलियन कैलेंडर। सबसे पहला कैलेंडर कौन सा था पूछ सकता है, तो आप लिख देंगे जूलियन कैलेंडर था। जूलियन कैलेंडर को किसने इंट्रोड्यूस कराया? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के नाम पे कौन सा मंथ है? जुलाई मंथ है। सेकंड, जूलियन जो कैलेंडर था उसको डेवलप होकर क्या बनाया गया? क्रिश्चियन कैलेंडर। किसने इंट्रोड्यूस कराया? मॉन्क डायनोसियस एग्जिग्यूस। और फाइनल जो हमारा कैलेंडर अभी हम फॉलो करते हैं, ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो रोमन पोप थे ग्रिगोरी 13 द्वारा। तो ये हैं इसकी काम की चीजें। बाकी आप थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपने प्यारे देश भारत का। तो भारत में जो है 2 कैलेंडर चलते हैं, शक और विक्रम। आपने सुना भी होगा शक संवत, विक्रम संवत। तो बेसिकली जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हैं, ये जो मंथ हम जो ऑफिशियली यूज करते हैं, आज आप भी शायद इसी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ही सब लिखते हैं। तो ये सारा का सारा जो है क्रिश्चियन कैलेंडर या आप कह सकते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर से इंट्रोड्यूस हुआ है। बाकी हमारे में जो है चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ये सारे महीने होते हैं, ठीक है। हिंदी वाले जो महीने होते हैं वो होते हैं हमारे कैलेंडर में। और 2 प्रकार के कैलेंडर हमारे देखने को मिलते हैं, शक संवत और विक्रम संवत। तो जो ये शक संवत था, इसको इंट्रोड्यूस कराया था दोस्तों आपका कनिष्क द्वारा। और जो विक्रम संवत था वो राजा विक्रमादित्य जिसको कहते हैं, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो जो शक संवत है वो हमारे जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर हो गया, ये शक संवत या शक वाला कैलेंडर हो गया, और ये विक्रम कैलेंडर हो गया, विक्रम संवत हो गया, ठीक है। अब जो विक्रम संवत है दोस्तों, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से आगे चलता है, और शक वाला जो है, शक संवत जो है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से पीछे चलता है। अब जैसे ग्रिगोरियन कैलेंडर में अभी हमारा क्या चल रहा है दोस्तों? 2023 चल रहा है। तो अगर हम विक्रम संवत देखें तो विक्रम संवत कितना आगे चल रहा होगा? तो विक्रम संवत आगे चल रहा होगा, प्लस कर देंगे हम कितना इसमें? 57 को प्लस कर देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। और ऐसे ही हम 78 को माइनस कर देंगे तो शक संवत आ जाएगा, ठीक है। अब 2023 में अगर मैं 57 को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा? 0 कैरी 1 8, तो 2080। तो अगर हम देखें विक्रम संवत में अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2080 चल रहा है। ऐसे ही शक संवत है, शक संवत में क्या करना है? माइनस करना है। तो शक संवत के हिसाब से देखें, अभी जो है हमारा जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो हम फॉलो कर रहे हैं वो है 2023 चल रहा है। और 2023 अगर हम देखें विक्रम संवत में देखें तो विक्रम संवत में अभी कौन सा वर्ष चल रहा है? 2080 वर्ष चल रहा है, क्योंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर से कितना आ गया? प्लस 57 आ गए। और शक संवत में देखें तो अभी 1945 चल रहा है, क्योंकि वो -78 है। तो कभी पूछ सकता है कि 2013 कोई वर्ष है, उसको आप विक्रम संवत में बताइए कि कौन सा वर्ष चल रहा है। तो आप क्या करेंगे? विक्रम संवत, क्योंकि विक्रम क्या चलता है? आगे चलता है। इतना याद रखना दिन में, मतलब दिमाग में रखना कि विक्रम क्या है? आगे चलता है। तो विक्रम आगे चलता है, तो कितना आगे चलता है? प्लस 57 कर देंगे, ठीक है। प्लस 57 आगे चलता है विक्रम। तो विक्रम आगे चलता है तो शक संवत क्या चलेगा? पीछे चलेगा। और पीछे कितना चलेगा? -78 कर देंगे। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है कि 78 माइनस कर देना है और 57 प्लस कर देना है। और प्लस किसके साथ करोगे? विक्रम, विक्रम क्योंकि आगे चल रहा है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो इससे आपका निकल जाएगा। ये पूछ सकता है, काम की चीज थी तब मैंने बता दी है दोस्तों। और बाकी इस वाले पेज में भी कुछ काम का ऐसा है नहीं, ठीक है। ऐसा खास कुछ काम का होता तो मैं बता देता, अब कुछ है नहीं इतना काम का इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
नेक्स्ट पेज में दोस्तों हमारा थोड़ा बहुत देखने को मिलता है जो डिवीजन है, इतिहास को जो डिवाइड किया गया है, ठीक है, इतिहास को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, उसको हम थोड़ा देखेंगे। तो इससे पहले हमें दो टाइप के डिवीजन हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, जो ये शुरू हो रहा है हेडिंग, ठीक है। पीरियड एक होता है बाइपर्टाइट डिवीजन, और एक है ट्राइपैटाइट डिवीजन, ठीक है, ट्राइपैटाइट डिवीजन। ये दो प्रकार के डिवीजन आज तक हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। अब बाई मीन्स आपको पता है दो, यानी कि इतिहास को दो भाग में बांटा गया है इसमें। एक है आपका दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक, और एक है आपका हिस्टोरिक, ठीक है। सिर्फ दो भाग में यदि बांटा जाता है, इसको बाइपैटाइट डिवीजन कहते हैं। और बाइपैटाइट डिवीजन में प्री हिस्ट्री और हिस्टोरिक में बांटा गया है। प्री हिस्टोरिक उस पीरियड को कहा गया है जिसके रिटर्न, मतलब हमें कोई भी रिटर्न चीज नहीं मिली है, जिसमें यानी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं, तो उसको हम प्री हिस्ट्री में डालते हैं। हिस्टोरिक में डालते हैं जिसके की रिटर्न एविडेंसेस, यानी कि लिखित जो चीजें हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूं दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हमें कुछ लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल नहीं हुए हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने किस में डाल दिया? प्री हिस्टोरिक में डाल दिया। लेकिन हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड है, लेटर वैदिक पीरियड में हमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, ये सारी चीजें हमें लिखित रूप में प्राप्त हुई है, तो उसको हमने किस में डाल दिया? हिस्टोरिक पीरियड में डाल दिया। ऐसे आदि मानव वाला जो पीरियड था, स्टोन एज था, स्टोन एज में क्या हमें कुछ रिटर्न में एविडेंस मिले हैं? नहीं मिले हैं, केवल ड्राइंग मिल रखी है, किसी लिपि में लिखा हुआ नहीं मिला है, तो उसको हम किस में डाल देंगे? प्री हिस्टोरिक में। और हिस्टोरिक में क्या आ जाएगा? जैसे हमारा आप देखेंगे महाजनपद के बारे में पूरा लिखा गया है, हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, तो उसको हमने हिस्टोरिक पीरियड में डाल दिया। तो यही है, बाइपैटाइट में सिर्फ हमने देखा है कि लिखित है या नहीं है, इसको हमने बाइपैटाइट डिवीजन में कहा दिया। और ट्राइपैटाइट डिवीजन आप देखेंगे तो ट्राइपैटाइट डिवीजन में हमने तीन डाल रखे हैं। एक है प्री हिस्टोरिक, ठीक है। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक, एक हमने नया इंट्रोड्यूस कर दिया प्रोटो हिस्टोरिक, और एक होता है हिस्टोरिक। ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों इसमें, ठीक है, ठीक है। प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक सेम रहेगा। प्री हिस्टोरिक में क्या रहेगा? नो रिटर्न एविडेंसेस, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं होंगे, तो हम उसको प्री हिस्टोरिक में डाल देंगे। और हिस्टोरिक में हमें रिटर्न साक्ष्य मिलेंगे, रिटर्न मिलेगा, एकदम सही। तो अब ये प्रोटो क्यों जोड़ा गया दोस्तों? तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैंने बात करी है दोस्तों, और कुछ अर्ली वैदिक पीरियड में भी जो शुरू का टाइम था, उसमें हमें रिटर्न साक्ष्य तो मिले हैं, ठीक है, रिटर्न स्क्रिप्चर्स या रिटर्न एविडेंसेस मिले हैं, लेकिन उसको हम रीड नहीं कर पाए, यानी कि उसको डिकोड नहीं कर पाए। लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन हम भाषा नहीं समझ पाए, तो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो यही चीज है, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पर प्रोटो हिस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराया। बाइपैटाइट में क्या था कि लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, इसमें लेकिन कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है अभी तक, तो उसको हमने प्रोटो हिस्टोरिक में डाल दिया। तो यही है बाइपैटाइट और ट्राइपैटाइट डिवीजन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। समझ में अगर आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए एक बार वीडियो को जाके, ताकि मुझे पता चले कि अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो ही इस कोर्स को बनाने का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत से आपको बता रहा हूं, और जो जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूं उसको ही आप अंडरलाइन कीजिए। बाकी फालतू का माल मसाला पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, इसको फिल्टर करके पढ़ना है ल्यूसेंट को, ठीक है। अब देखो जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, प्री हिस्टोरिक में कोई भी रिटर्न एविडेंस नहीं मिले हैं, तो ये है दोस्तों 30 लाख से लेके 30 लाख से लेके 2500 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है, उसको हम लेते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड में, यानी इसमें कोई भी रिटर्न एविडेंसेस नहीं है। फिर प्रोटो हिस्टोरी में लेते हैं हम दोस्तों 2500 से 6000 बीसी तक का, यानी कि बेसिकली लेटर वैदिक है। इसमें कुछ चीजें तो समझ में आई हैं, कुछ ऐसे भी स्क्रिप्चर हैं जो अभी तक जो है कंफर्म नहीं किए गए हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे या आर्कोलॉजिकल जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा, तो इसको हम डालते हैं प्रोटो हिस्ट्री में। और हिस्टोरिक पीरियड में जो रिटर्न एविडेंसेस हैं, ठीक है, जैसे 600 बीसी के बाद का और टिल डेट आज तक का जितना भी इतिहास है, वो उसके रिटर्न एविडेंसेस भी मिले हैं हमें, और वो समझ में भी आते हैं, तो वो सारा हिस्टोरिक पीरियड में आ गया। तो ये आ गया प्रोटो
ये आ गया पीरी। तो ये टाइम टेन्योर भी आप याद रख लेना किसको किस में डाला गया है, ठीक है। ये एक बेसिक है, अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे चीज़ें भी आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए, ठीक है, क्योंकि नाम ही इसका जब इंट्रोडक्शन है तो क्यों ना इसको समझा जाए। अब देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा बहुत इसके बाद क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी समझ लो आप, ठीक है। क्रोनोलॉजी दोस्तों ये है जो ट्राइपार्टाइट डिवीजन है, ठीक है। ट्राइपार्टाइट डिवीजन को पहली बार जो है इंट्रोड्यूस कराया था किसने, हमारे एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था क्रिस्टोफ कैलेरियस। इसका नाम याद रख लेना यार, क्रिस्टोफ कैलेरियस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पूछ सकता है कि जो ट्राइपार्टाइट डिवीजन है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया, तो क्रिस्टोफ कैलेरियस द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया। इसने जो है हमारी आज की हिस्ट्री को, ये सबसे नया डिवीजन है, ठीक है, जितने भी अभी प्री प्रोटो देखे, प्री और हिस्ट्रिक देखे, लेकिन जो सबसे नया डिवीजन आया वो दिया हमारा क्रिस्टोफ कैलेरियस ने। क्रिस्टोफ कैलेरियस ने भी हिस्ट्री को 3 पार्ट में ही डिवाइड किया, इसीलिए हमने ट्रिपार्टाइट डिवीजन कह रहे हैं, लेकिन इसने थोड़ा कुछ अलग तरीके से किया इंडियन हिस्ट्री को खास तौर पर। तो इसने दिया एक नाम एंशिएंट हिस्ट्री, इन्होंने इंडियन हिस्ट्री का किया है, ठीक है, किसने, क्रिस्टोफ कैलेरियस ने इंडियन हिस्ट्री का सबसे नया जो ट्रेंड दिया है, 3 भाग में बांटा, एंशिएंट, मिडाइवल, जो आज हम पढ़ते हैं दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो अभी हम जो लेक्चर बना रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री का है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में इन्होंने टाइम दिया फ्रॉम द बिगनिंग, यानी कि 30 लाख से लेके जो भी हमारा 647 यानी कि हर्षवर्धन के डेथ से पहले का जो टेन्योर है वो पूरा का पूरा इन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री में डाल दिया। मेडाइवल हिस्ट्री में इन्होंने 647 ईस्वी से लेके अंग्रेजों के आने तक, यानी कि जो 757 तक का जो टेन्योर था, जब हमारे बेसिकली इसमें दिल्ली सल्तनत काल आ गया और आपका मुगल सब इसमें ही आ गए, जब तक अंग्रेज 1757 आपको पता होगा क्या है 1757, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लेना। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद सारे के सारे जो अधिकार थे, पॉलिटिकल राइट्स थे, वो किसके पास चले गए थे, वो चले गए थे आपके ब्रिटिशर्स के पास। तो ब्रिटिश एरा शुरू हो जाता है 1757 से, और ब्रिटिश एरा शुरू होते ही इसको मॉडर्न में डाल देते हैं। तो 1757 से टिल डेट यानी कि आज तक की जो भी इतिहास है वो सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो आज का डिवीजन हम पढ़ते हैं एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तो किसने दिया था ये पॉइंट आप याद रखना, क्रिस्टोफ कैलेरियस ने दिया है ये, ठीक है। ये चीज यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ये चीज यहां पर पढ़नी थी आपने। और अब देखते हैं कुछ है हमारे काम का। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने थोड़ी बहुत डेट दे रखी है, बाकी इसके अलावा खत्म। अब डेट में भी हम, क्योंकि अभी देखो हमें पता है अभी प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में हमने पढ़ना है, पूरा पूरा चैप्टर होगा ये। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ना है, महाजनपद पढ़ना है। तो ये सारी की सारी डेट्स जो है वो हम उसमें ही कवर कर लेंगे, क्योंकि हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। तो अभी इसको याद करके कोई फायदा नहीं होगा, हम बिल्कुल क्रोनोलॉजी के साथ बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे कि इनका महत्वता क्या है, ये भी समझेंगे ना, क्योंकि खाली पढ़ के नहीं होगा, इन डेट्स की जो है महत्वता को भी समझना होगा। तो ये हम अगली वीडियो में कर लेंगे। और फिलहाल यही चीज़ है लास्ट। अब आ जाता है देखो हमारा पहला चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ लेंगे एंशिएंट इंडिया को। एंशिएंट इंडिया की तारीख आपने याद रख दिया, फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि आप कह सकते हैं 30 लाख साल से लेके 647 एडी तक का पीरियड एंशिएंट इंडिया के अंदर आता है। और इस एंशिएंट इंडिया को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारा जो आएगा वो है हिस्टोरिकल सोर्सेस। अब जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है हमें क्या पढ़ना है, सोर्सेस के बारे में। सोर्सेस मतलब अब एंशिएंट इंडिया की तो हम बात कर रहे हैं, आखिर ये एंशिएंट इंडिया का अनुमान कैसे लगा, ठीक है, पता कैसे चलता है, ठीक है, किसी ने लिख के गया है या किसी ने सुनाया है या कहीं इसके चित्र मिलते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सोर्सेस में ही पता करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हम जो है इसको लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर लेंगे, और इस पूरे चैप्टर को लेक्चर नंबर 2 में हम एकदम खत्म कर देंगे। फिलहाल आज का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। तो एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन आपका करा देता हूं दोस्तों। क्विक रिवीजन में आप देखेंगे फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री मैंने क्या बताया था, अगर आपको याद हो तो हेरोडोटस बताया था, हेरोडोटस बताया था, ठीक है। और इसकी बुक का नाम क्या बताया था, हिस्टोरीज बताया था, द हिस्टोरीज करके बताया था, और उसका नाम था ग्रीक इरानियन वॉर के बारे में थी। और उसके अलावा देखते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का फादर किसको बताया था मैंने क्या कहा था, रैंक में कराया, रैंक करवाया किसने, लियोपोल्ड वॉन रैंकी। इसके द्वारा जो है मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई, तो इसी को मॉडर्न हिस्ट्री का फादर कहा जाता है।
और मार्क्स का डायलॉग मैंने बताया था, हीगल बताया था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये सारे, ये तो इतने फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके अलावा हमने जो है बीसी और एडी यानी एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट वाला अंतर समझ लिया। फिर जूलियन कैलेंडर किसने इंट्रोड्यूस कराया था? जूलियस सीजर ने, ठीक है, जूलियन कैलेंडर। क्रिश्चियन कैलेंडर किसने इंट्रोड्यूस कराया था? ये याद रख लेना, मॉन्क डायनोसियस एग्जीक्यूस। और ग्रिगोरियन कैलेंडर किसने कराया था? पोप ग्रिगोरी 13 ने, ठीक है, ग्रिगोरी 13 ने क्या कराया था? ग्रिगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद हमने थोड़ा बाइपेटाइट डिवीजन देखा जिसमें प्री और हिस्टोरिक पीरियड था, और उसके बाद ट्रिपाइटाइट जिसमें प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक पीरियड था। फिर लास्ट में हमने देखा इंडियन हिस्ट्री को जो बांटा था, वो इंपोर्टेंट नाम है दोस्तों, उसको याद रखना, क्रिस्टोफ कैलेरियस, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहा हूँ, इसको आप याद रखना दोस्तों, क्रिस्टोफ कैलेरियस ने इंडियन हिस्ट्री को फाइनली 3 भाग में बांटा जिसको हम कहते हैं ट्रिपाइटाइट डिवीजन। तो इन्होंने क्रिस्टोफ कैलेरियस ने किया, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, और इसी बेसिस पे आज हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे मॉडर्न जो हिस्ट्री को बांटा है वो क्रिस्टोफ कैलेरियस ने ही बांटा है, इसको गांठ बांध लेना, 10 बार बोल चुका हूँ, ठीक है मैं। तो इतना ही इस वीडियो में आज के लिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको वर्थ इट लगी हो, अगर आपने बुक में भी, क्योंकि मैंने कहा था बुक में पहले ही अपने पास रखो, जो मैं बता रहा हूँ देखते जाओ, तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना। और साथ ही साथ एक काम और करना है दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं, उनके ग्रुप में भेज दो, या इंडिविजुअली उनको भेज सकते हैं ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें, ठीक है। और अच्छा रिस्पॉन्स आप देंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आगे भी वीडियो जल्दी जल्दी आए। अगर वीडियोस में अच्छे लाइक, अच्छे कमेंट आ रहे हैं तो ही वीडियो बनाने का फ़ायदा है, तो ही जो है वो आपका भी टाइम की बचत है, मेरे भी टाइम की बचत है, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा है नहीं इसको बनाने का। और साथ ही साथ अगर ऐसी वीडियोस और भी देखनी है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल जीके स्टडी जोन को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सब्सक्राइब करना। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं क्या अंत। और फाइनली दोस्तों मैं कहना चाहूँगा जय हिंद, ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आराम से आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छी से पढ़िए, अपनी तैयारी जारी रखिए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन ज़रूर आप लोग का होगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद, जय भारत।